एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी ही पतिव्रता हो, यह 3 बातें कभी उसे मत बताना, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दर्शक बंधु, प्राचीन समय की बात है। एक जगह एक सपेरों का झुंड चला आ रहा था। वे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें एक घनी छायादार वृक्ष नजर आया, तो वे भी सब उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उसी वृक्ष के पास में एक विशाल सर्पों की बांबी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि इस बांबी में हमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सर्पों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए दोस्तों। उसी समय सपेरे ने आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदने लगे। दर्शक बंधुओं, जब उस बिल को 3 फुट की गहराई तक खोद लिया तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नांग निकला। सपेरों ने उस नांग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। विचार किया कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विषैले दांतों को निकाल देते हैं। यही सोच करके उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वह सर्प बंद था। पिटारे को खोलकर जब देखा तो वे उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मित्रों, पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो चुका था और उस सर्प की जगह उस पिटारे में एक बहुत कीमती सुंदर नौलखा हार रखा हुआ था। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। वे सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प पकड़कर रखा था, यह हार कहां से आ गया। तो एक सपेरा बोला, अरे चलो, अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही विचार करके वे सभी सफेद राजा चंद्रसेन के शहर भाग्यनगर को चल देते हैं। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री, सामंत, विशिष्ट अधिकारी गण बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, हे महाराज, हम तो ठहरे। सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, परंतु आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रत्न जड़ित हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। मित्रों, उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा चंद्रसेन सपेरे से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहां से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह हार मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। मित्रों, उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 सहस्त्र सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मानपूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार मित्रों, राजा ने वह हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। सपेरे तो राजा को वह हार देकर वहां से चले जाते हैं। इधर राजा चंद्रसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। मित्रों, पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा, अपना राज कार्य करता रहा और मन में वही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार को समाप्त करके राजा अपने महलों को जाता है। वह हार वाली टोकरी राजा ने अपने बगल में दबा ली थी। मित्रों, उधर जब महारानी चंद्रा ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ लगा हुआ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा चंद्रसेन पलंग पर बैठ जाते हैं और महारानी से कहने लगे कि महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने वो टोकरी रानी के आगे बढ़ा दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। मित्रों, रानी ने जैसे ही उस पिटारी को खोलकर देखा तो उसमें देखती क्या है, एक बहुत सुंदर तेजस्वी 5 दिन का बालक लेटा हुआ है, अंगूठा पी रहा है।
उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। मित्रों, बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा चंद्रसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था। यह बालक कैसे बन गया राजा को? जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह टोकरी लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस टोकरी में बड़ा ही तेजवान बालक लेटा था। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देख करके राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, राजा चंद्रसेन पर पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान शिव ने प्रदान किया है और आज हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। मित्रों, यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारी में रखकर नौलखा हार भेंट किया था। परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों को आते आते यह हार से सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी गद्दी का मालिक होगा। मित्रों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि महाराज के यहां तो अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। मित्रों, राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक वे उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वह लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 18 साल की हो गई तो महाराज चंद्रसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। मित्रों, राजा साहब उस घटना को भूल चुके थे कि लड़का उन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ है। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। मित्रों, राजा चंद्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। शोभित पर्वतम ध्वज उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी। नाम था बैजंती। राजा कमल ध्वज की कन्या। बैजंती 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी बैजंती जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज कमल ध्वज विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पुरोहित को बुला लिया और टीका की सामग्री देकर नाई पंडित कोवर खोजने के लिए भेज दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले नाई और ब्राह्मण ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री की योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। मित्रों, नाई और ब्राह्मण राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। अब तो नाई और ब्राह्मण भ्रमण करते करते परेशान हो गए। अंत में वे चलते चलते राजा चंद्रसेन की शोभितपुर में पहुंच जाते हैं। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित का दरबार में आगमन होता है। राजा चंद्रसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई नाई और ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहां आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। नाई पंडित बोले, महाराज, हम राजा कमल ध्वज के नाई और पुरोहित हैं और उनकी कन्या बैजंती का टीका लेकर आए हैं। हमारे महाराज की कन्या राजकुमारी बैजंती बड़ी ही रूपवान है और 14 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य हैं। तब राजा चंद्रसेन कहते हैं, हे पुरोहित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है।
और हमारे राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य हैं। रूप गुण बल में बढ़ चढ़ कर है। मित्रों, राजा चंद्रसेन को यह तो नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पुरोहित को दिखाया तो नाई पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए। उनको राजकुमार पसंद आ गया और राजकुमारी बैजंती का विवाह तय करके वहां से लौट जाते हैं। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चंद्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा कमल ध्वज के यहां को बारात लेकर चलते हैं और मंजिल दर मंजिल यात्रा करके राजा कमल ध्वज की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजा कमल ध्वज उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। मित्रों, इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चंद्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे और समय बीता। राजा चंद्रसेन बूढ़े होते चले जा रहे थे और महारानी चंद्रा भी बड़ी वृद्ध हो चली थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमारे पुत्र के लिए राज्यभार सौंप दिया जाए। हम कब तक राज्य करेंगे? बुढ़ापा आ चुका है, पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। मित्रों, उसी दिन महाराज चंद्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चंद्रसेन निश्चिंत होकर के रहने लगे। राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। बस इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, राजकुमारी बैजंती अपनी दासियां से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती है। दा इस भेद को जानती थी कि राजकुमार जो है वह राजा साहब को दरबार में कोई सपेरे देकर गए थे, तो वही बात बताती हुई दासी कहती है कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं, तुम्हारा यह पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। मित्रों, दासी की यह बात सुनकर बैजंती को कुछ शंका सी होती है। बैजंती कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पतिदेव राजकुमार नागराज चंद्रसेन और महारानी चंद्रा के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो नहीं जानती हूं कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना जानती हूं कि राजकुमार महाराज चंद्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। दर्शक बंधुओं, राजकुमारी बैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई। मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। अब देखिए, बंधु राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी बैजंती राजकुमार से पूछने लगती है कि हे प्राणनाथ, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। कहने लगी, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे यह बताइए, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो? दर्शक बंधु, यह बात सुनकर के जो नांग से राजकुमार बना था वह कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मत मारी गई है? महाराज चंद्रसेन और महारानी चंद्रा ही मेरे माता पिता हैं। तब बैजंती बोली कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताइए। तुम्हें भगवती मां गंगा की कसम है, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुनकर के राजकुमार धर्म संकट में फंस जाता है। सोचने लगा कि आज किसी ना किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहका है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। मित्रों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तो राजकुमारी हट कर गई कि नहीं, मुझे यह भेद जरूर बताओ, तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, यह पूछे बिना मानेगी नहीं। मित्रों, नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी थी। कहने लगी, नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। मित्रों, यह बात सुनकर के राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहां नहीं, यहां से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है और वहां चलकर के मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मित्रों, अब तो रथ सजाया, उसमें राजा की पत्नी बैजंती और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का वाहना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं।
चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। नदी को देखकर राजकुमारी बैजंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हैं? क्या इस नदी में तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है कि हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच कहा है, राज हटवाल हट और तिरिया हट, यह बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो मित्रों। राजकुमारी बैजंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार नाग जो था वह नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में जब वह पहुंच जाता है तो कहने लगता है कि हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी बैजंती तो मानो हठी कर बैठी थी, ने लगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी मित्रों। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो फिर रानी को समझाकर बोला, प्रिय मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे मित्रों। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी ठोड़ी के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अब भी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। दोस्तों, फिर क्या होता है? राजकुमार ने अपना असली नांग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी बैजंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नांग बनकर कहीं चला गया था। बैजंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो बैजंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है कि चलो महलों को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। मित्रों, सारथी ने जाकर के राजा को यह खबर दी कि महाराज, आपके पुत्र नागराज नदी में विलुप्त हो गए हैं। राजा को बड़ा दुख होता है। राजा कहने लगा कि मेरा पुत्र और उस नदी में डूब गया। वह अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल को खंगालो और कम से कम उसकी लाश को तलाश करो। राजा के 1,02,000 सैनिक रानी बैजंती के साथ उस नदी पर आए। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक नाग था और अपने असली नाग रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर के राजा और रानी और राजकुमारी बैजंती वापस अपने महलों को लौट आते हैं। राजा चंद्रसेन तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। अब तो राजा बड़ा दुखी ने लगा। श्रोताओं, महारानी बैजंती, जो नागराज की पत्नी थी, वह भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरी ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। परंतु मित्रों, वो बड़ी विद्वान थी, 14 विद्याओं में निपुण थी। काफी विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझी है। उसने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके एवज में उसे 100 श्रवण मुद्राएं दी जाएंगी, चाहे वह आपबीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो, कोई भी कहानी हो या कथा हो। जो कुछ भी जो कोई सुनाएगा उसको 100 श्रवण मुद्राएं मिलेंगी। मित्रों, अब तो रानी बैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई आपबीती कहानी सुना रहा था, कोई रामायण की कथा सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी बैजंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को, किस्सों को सुनती रहती थी। एक दिन की बात, राजा साहब का राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल में गुजर रहा था। वह बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते उसे जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु मिल सकते हैं। यही सोचकर कि वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी।
इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और उस पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां कुर्सियां आनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आता है। अचानक ही वहां पर तंबू की व्यवस्था भी हो जाती है। उस जगह को सजाकर बड़ा रमणीय बना दिया था। वह बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वह वृद्ध बहुत घबरा रहा था, मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, यह लोग कौन हैं और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गए। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। दर्शक बंधु जो अतिथि वहां आए थे वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नांग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नांग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नांगों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच कुछ मंत्रणा होने लगी, चर्चा होनी थी। वह चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र था, चुपचाप नीचे गर्दन की हुए बैठा था और वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। अब राजकुमार की जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। 3-4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रहीं और वह बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहां से ब्रज पर बैठा बैठा सुन रहा था। मन में सोचने लगा कि न जाने यहां किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वह उस वृक्ष पर दुबका हुआ चिपका हुआ लेटा था। 4 घंटे जब पूरे हो गए तो दरबार वहां से भंग होता है। अतिथि इधर उधर चले गए, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ गए। वह वृद्ध ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। यह सोचकर वह बहुत घबरा जाता है। परंतु उस नांग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठ करके कुछ देर रोया और अपनी रानी बैजंती को याद किया। यह बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, यह मैं क्या देख रहा हूं। और कुछ देर रोने के बाद हाय बजंती, हाय बजंती ऐसा कहने के बाद वह नागराज भी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे इधर सवेरा हो जाता है। प्रातःकाल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूं और रानी बैजंती भी नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों ना चल करके इस बात को महारानी बैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देंगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी बैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां वह कथाएं सुना करती थीं। वहां एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाते थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी बैजंती से कहने लगा कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूं। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। उस वन में मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नांग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार पूर्ण हुआ